हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओनली सिविल्स ग्रुप में आपका स्वागत है दोस्तों। यह 26, 27 एंड 28 फरवरी 2022 का न्यूज़ टुडे दोस्तों। ये न्यूज़ टुडे सेशन है, यानी कि जो प्रीलिम्स बूस्टर के नाम से जो हम चला रहे हैं सीरीज़, ये वो वाली सीरीज़ है दोस्तों। एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसका एक एक टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको एक टॉपिक को कम से कम 2 से 3 बार अच्छे से रिवाइज कर लेना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो ये 26, 27 और 28 फरवरी 2022 की बात है। कौन कौन सी बातें हैं इसमें देखते हैं दोस्तों। बातें कुछ काम की। अब देखो, देखते हैं कि यूक्रेन जो है, यूक्रेन एग्री हो गया है टू होल्ड टॉक्स विद रसिया अलोंग द बेलारूशियन बॉर्डर। जो बेलारूस के साथ जो बॉर्डर है उसके पास में, उसके साथ में यूक्रेन जो है बात करने के लिए रसिया के साथ तैयार हो गया दोस्तों। ये न्यूज़ है दोस्तों आज की। ठीक है, इससे पहले हुआ क्या था कि रशियन के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रशियंस ने क्या किया कि अपने न्यूक्लियर फोर्सेस को हाई अलर्ट पर डाल दिया। रशिया हैज ऑर्डर्ड द न्यूक्लियर फोर्सेस टू रिमेन ऑन हाई अलर्ट। सो दैट्स ए न्यूज़ अबाउट बेलारूस बॉर्डर के अलोंग्स यूक्रेन वांट टू टॉक विद रशिया एंड कि भाई सीज फायर करो, और ये जो भी जितना भी ये ड्रामा हो रहा है इस तरीके से रुको। किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों इस तरह की सिचुएशन ना अराइज हो दोस्तों। तो उसी के रिगार्डिंग बात करते हैं, रिसेंट में क्या क्या डेवलपमेंट हुए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन और रशिया डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि भाई क्या कहाँ कैसे। हो सकता है कि वो डोनबास रीजन जो ईस्टर्न यूक्रेन का पार्ट है वो पूछ ले। पहले भी हमने कल भी बात की थी इसके रिगार्डिंग, अभी हम आगे बात करेंगे। ये न्यूज़ में है आपका, यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोपियन नेशंस ऑन सैटरडे एग्री टू ब्लॉक सेलेक्ट रशियन बैंक्स फ्रॉम स्विफ्ट। यानी कि स्विफ्ट से जो रशियन यूरोपियन कंट्रीज हैं और यूएसए यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज जो बोला जाते हैं, उन्होंने रशियन बैंक को स्विफ्ट से ब्लॉक कर दिया है। इसलिए ये स्विफ्ट न्यूज़ में दोस्तों क्वेश्चन स्विफ्ट से आएगा। अगर आएगा तो क्वेश्चन आएगा स्विफ्ट क्या है। पहली बात, स्विफ्ट दोस्तों 1973 में फाउंडेड हुआ, यानी कि एस्टेब्लिश हुआ। स्विफ्ट का मतलब है कि सोसाइटीज फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। स्विफ्ट इज स्टैंड फॉर सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल telecommunication, that is called SWIFT. It is founded in 1973. It is a non-listed Belgium-based firm. एक नॉन लिस्टेड फर्म है दोस्तों। आपसे पूछा जाएगा कि ये नॉन लिस्टेड है या लिस्टेड है, ऐसा बोलेंगे कि इट इज़ ए लिस्टेड फर्म या इट इज़ ए लिस्टेड बेल्जियम बेस्ड फर्म। नॉट, ये नॉन लिस्टेड बेल्जियम बेस्ड फर्म है दोस्तों, एंड एक्चुअली ए कोऑपरेटिव ऑफ बैंक। गॉट इट माय पॉइंट। ये कोऑपरेटिव ऑफ बैंक्स है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड स्विफ्ट। जो सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन है, जो काम करती है ओवरऑल वर्ल्ड वाइड सिनेरियो पे। ये खुद कोई भी जो ट्रांसफर फंड है वो हैंडल नहीं करती, डज नॉट हैंडल एनी ट्रांसफर ऑफ फंड इटसेल्फ, बट ये मैसेजिंग करती है। इट्स मैसेजिंग सिस्टम प्रोवाइड बैंक्स विद मीन्स टू कम्युनिकेशन रैपिडली, सिक्योरली एंड इनएक्सपेंसिवली। गॉट माई पॉइंट। तो ये क्या काम करती है, ये मैसेजिंग सिस्टम का काम करती है। बैंक्स यूज करते हैं दिस स्विफ्ट सिस्टम को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, मैसेज को सेंड करने के लिए। सेंड टू स्टैंडर्डाइज ए मैसेज अबाउट ट्रांसफर ऑफ सम्स बिटवीन देमसेल्फ एंड ट्रांसफर ऑफ सम फॉर क्लाइंट्स एंड बाई एंड सेल ऑर्डर टू एसेट्स। तो बैंक जो है स्विफ्ट को इस सिस्टम के लिए यूज करते हैं कि भाई एक दूसरे के लिए मैसेज भेजने के लिए, कि स्टैंडर्ड मैसेज बताने के लिए कि भाई ट्रांसफर हो रहे हैं सम्स, कुछ क्लाइंट्स के साथ ट्रांसफर हो रहे हैं, कुछ बाई हो रहे हैं, कुछ सेल हो रहे हैं, एसेट्स। ये जो मीजर है, द मीजर विल इंश्योर द रशियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर डिसकनेक्टेड फ्रॉम द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम एंड हार्म देयर एबिलिटी टू ऑपरेट ग्लोबली। गॉट माई पॉइंट। तो रशियंस हैं, सॉरी मीजर्स जो है ये इंश्योर किए जाएंगे कि जो रशियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको स्विफ्ट से डिसकनेक्ट कर दिया जाए। अब डिसकनेक्ट करने के बाद होगा क्या, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम से डिसकनेक्ट करने के बाद रशियंस बैंक को, तो इंटरनेशनली ग्लोब चेन से रसिया उस वैल्यू चेन से हट जाएगा, और उसकी जो ऑपरेट करने की वर्ल्ड वाइड जो एबिलिटी है दोस्तों वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए स्विफ्ट ने यानी कि यूरोपियन सैंक्शंस लगा दी, यूरोपियन नेशंस और यूनाइटेड स्टेट्स ने भाई ब्लॉक कर दिया रसिया को स्विफ्ट से दोस्तों। गॉट माय पॉइंट। देखो स्विफ्ट आ सकता है 1973 में ये फाउंडेड हुआ था, बाकी का हमने सारी चीज़ें आपको बताई दोस्तों। तो कितना डीप में बता रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब डू यू व्हाटएवर यू, प्लीज़ इतना तो कर दो यार, तो कर दो भाई प्लीज़। देखो अब बात करते हैं, यूक्रेन मूव्स
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दैट इज कॉल्ड ICJ फाइल्स केस अगेंस्ट रसिया। तो यूक्रेन ने ICJ में रसिया के अगेंस्ट में एक फाइल किया। देखो अब ICJ पे क्वेश्चन बन सकता है। अब यूक्रेन रसिया तो सब पूरा दुनिया देख रहा है ना गाइस। अब ICJ की बात करें, एक लॉ सूट है भाई, एक लॉ सूट डिमांड दैट रसिया बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर डिस्टॉर्टिंग द कंसेप्ट ऑफ जेनोसाइड ऑफ जस्टिफाई एग्रेशन। जो एग्रेशन दिखा रहा है रसिया यूक्रेन के अगेंस्ट में, वो जेनोसाइड करा। जेनोसाइड इज कॉल्ड मास पीपल हैज बीन डाइड इन्हें, मतलब डाइड या मास पीपल को मार दिया जाता है, इस तरीके से मर चुके हैं, मार दिए गए हैं, किल्ड, मास पीपल किल्ड बाई अनदर नेशन दैट इज कॉल्ड जेनोसाइड। किल्ड बाई अनदर पर्सन, इंडिविजुअल हो सकता है या कोई भी कंट्री, दैट इज कॉल्ड जेनोसाइड। तो जस्टिफाई करने के लिए इस एग्रेशन को रसिया हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दिस कॉन्सेप्ट ऑफ जेनोसाइड। ये जो रसिया फैला रहा है, ये उसके लिए लॉ सूट डिमांड है, दैट इज कॉल्ड ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये दोस्तों एक प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का, और 1945 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था बाई चार्टर ऑफ UN। 1945 में चार्टर ऑफ UN के द्वारा इसको ICJ को दोस्तों एस्टेब्लिश किया गया था। ये एक प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का, ठीक है गाइस। इसकी जो सीट्स है, यानी कि जो यहाँ बेस है इसका, अगर हेड क्वार्टर है वो है हेग, नीदरलैंड में। सीट ऑफ द कोर्ट इज द पीस प्लेस इन द हेग दैट इज कॉल्ड इन नीदरलैंड। ये 15 जजों का कंपोजिशन है दोस्तों, 15 जजेस हैं, एंड हु आर इलेक्टेड फॉर टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ 9 ईयर्स। देखो 15 जजेस हैं और उनका जो क्या नाम है, टाइम है, ईयर है, टेन्योर है, वो है 9 ईयर्स। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 ईयर्स का टेन्योर होता है बाई यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ये भी कितने क्वेश्चन हो गए, 15 जजेस हैं, 9 ईयर्स टेन्योर है, और किसके, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, दैट इज कॉल्ड UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इनको इलेक्ट किया जाता है, इलेक्शन होता है इनका। तो ये 3 टर्म हो गए, 15, 9 और UNGA, एंड सिक्योरिटी काउंसिल जो है यूनाइटेड नेशंस का, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। जज दलवीर भंडारी फ्रॉम इंडिया इज अमंग प्रेजेंट मेंबर। इस समय अगर बात की जाए तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भाई दलवीर भंडारी जो है अभी प्रेजेंट में इंडिया को प्रेजेंट कर रहे हैं ICJ में, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है दोस्तों, दैट इज इंग्लिश एंड फ्रेंच। गॉट इट, गॉट माई पॉइंट। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया एब्सटेन फ्रॉम UNSC रेजोल्यूशंस डिप्लोरिंग द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। इंडिया ने UNSC रेजोल्यूशन को रोक दिया, एब्सटेन फ्रॉम, इंडिया रुक गया, उससे एब्सटेन कर गया, यानी कि न्यूट्रल फॉर्म में है। UNSC रेजोल्यूशन डिप्लोरिंग द रशियन इन्वेजन, जो रशियन का आक्रमण है यूक्रेन पर, उस पर डिप्लोर किया गया था। इंडिया इज एब्सटेन फ्रॉम दिस रेजोल्यूशन। इंडिया along with चाइना एंड यूनाइटेड अरब अमीरात एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग। इन तीनों कंट्रीज ने, गाइस पॉइंट टू पॉइंट याद रखना, कंफ्यूज करेगा, UAE की जगह सऊदी अरेबिया दे देगा, कुछ भी दे देगा। तो इंडिया along with चाइना एंड यूनाइटेड अरब अमीरात एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग, एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग यानी कि वोटिंग से खुद को रोक दिया, यानी वोट नहीं किया है। रेजोल्यूशन वाज नॉट पास सिंस रसिया वीटोड इट। रेजोल्यूशन पास भी नहीं हुआ क्योंकि रसिया ने वीटो कर दिया। रेजोल्यूशन कॉल्ड फॉर रसिया टू सीज द यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट यूक्रेन एंड विड्रॉल्स ऑल इट्स फोर्सेज ETC। रेजोल्यूशन क्या है, आप देख रहे हैं कि जो सीज है, रसिया को सीज करना चाहिए यूक्रेन के अगेंस्ट में, वो फोर्स को रोक देना चाहिए, वहाँ पर सीज फायर लगाना चाहिए, युद्ध विराम देना चाहिए दोस्तों। गॉट इट। वाइल एब्सटेनिंग इंडिया एक्सप्रेस इज कमिटमेंट, एब्सटेनिंग के बावजूद भी इंडिया ने एक्सप्रेस किया अपना कमिटमेंट, अपनी बात को रखा, अपने ओपिनियन को रखा कि UN चार्टर एंड इंटरनेशनल लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर द सोवर्निटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट एंड आस्क ऑल स्टेट टू ऑनर देयर प्रिंसिपल दीज प्रिंसिपल्स एंड फाइंडिंग ए कंस्ट्रक्टिव। गाइस बात तो बोली है पर दमदारी से नहीं बोली, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। बात बोली इंडिया ने पर दमदारी से नहीं बोली। वाइल एब्सटेनिंग होने के बाद भी इंडिया हैज एक्सप्रेस द व्यूज, इंडिया हैज एक्सप्रेस द कमिटमेंट टू UN चार्टर कि भाई इंटरनेशनल लॉ कहता है यू शुड रिस्पेक्ट ऑल दैट सोवरेन कंट्रीज, यू शुड रिस्पेक्ट द ऑल सोवरेन टेरिटोरियल इंटीग्रिटीज ऑफ ऑल स्टेट। दिस इज द UN चार्टर, दिस इज द इंटरनेशनल लॉ। सो अपनी बात को रखा है बट उस तरीके से नहीं रखा गया, दैट्स ओके ओके। तो इंडिया, चाइना एंड UAE दैट हैज एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग। ये क्वेश्चन थोड़ा याद रखना, कौन कौन से कंट्रीज हैं जिन्होंने एब्सटेन किया वोटिंग से। नाउ टॉकिंग अबाउट ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा दोस्तों इवैक्यूएशन मिशन है जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट इवैक्यूएट द पर्सन फ्रॉम द यूक्रेन एंड ब्रिंग बैक ऑल द इंडियन नेशंस हु आर करंटली सस्टेंडेड इन यूक्रेन।
हु आर स्टैंडर्ड इन यूक्रेन, तो इंडियन गवर्नमेंट उसको इवैक्यूएट करिए, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन गंगा। और कुछ ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं दोस्तों। देखो नाउ टॉकिंग अबाउट ऑपरेशन मैत्री की बात कर रहा हूँ। ऑपरेशन मैत्री ये 2015 में दोस्तों चलाया गया था, ये मैचिंग में आ सकता है इसलिए मैं बात कर रहा हूँ ऑपरेशन मैत्री की। गॉट इट। ऑपरेशन मैत्री की बात कर रहा हूँ, 2015 में चलाया गया। ये ऑपरेशन मैत्री नेपाल में चलाया गया। जब नेपाल में 2015 में अर्थक्वेक आया था तो ऑपरेशन मैत्री नेपाल से चलाया गया दोस्तों। वहीं एक ऑपरेशन राहत चलाया गया, ऑपरेशन राहत RAHAT। ये ऑपरेशन यमन से लोगों को इवैक्यूएट करके लिए 2015 में ये भी ऑपरेशन राहत चलाया गया। उसके बाद दोस्तों 2016 में इंडियन गवर्नमेंट ने चलाया संकट मोचन, ऑपरेशन संकट मोचन, सूडान से लोगों को निकालने के लिए। कहाँ से? ऑपरेशन संकट मोचन, संकट मोचन मतलब सूडान, सूडान से लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन संकट मोचन चलाया। वहीं 2020 में दोस्तों 2020 में ऑपरेशन वंदे भारत मिशन चलाया गया। वंदे भारत मिशन ये चलाया गया, कोरोना महामारी से लोगों को इवैक्यूएट करा गया डिफरेंट कंट्री से। तो याद रखना वंदे भारत मिशन कोरोना महामारी से चलाया गया 2020 में, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन एयरलिफ्ट काबुल चलाया गया अफगानिस्तान से, ये भी 2021 में चलाया गया अफगानिस्तान से। इसका नाम था ऑपरेशन एयरलिफ्ट काबुल। याद रखना मैचिंग के लिए आ सकता है कि ऑपरेशन एयरलिफ्ट काबुल, अफगानिस्तान काबुल आ रहा है तो अफगानिस्तान से चला गया, 2021 में इवैक्यूएट किया गया। और अब 2022 में चला गया ऑपरेशन गंगा। ये यूक्रेन से लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए, इंडियंस को इवैक्यूएट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट का मिशन है दोस्तों। गॉट इट। तो 5 मिशन, ऑपरेशन मैत्री फ्रॉम नेपाल 2015 में, ऑपरेशन राहत यमन 2015 में, ऑपरेशन संकट मोचन सूडान 2016 में, वंदे भारत मिशन कोरोना महामारी 2020 में, ऑपरेशन एयरलिफ्ट काबुल अफगानिस्तान 2021 में, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन 2022 में दोस्तों। गॉट इट। ये सारा कुछ मैंने आपको डिटेल कर दिया है और आगे बताते रहेंगे जैसे जैसे न्यूज आती रहेगी। नाउ टॉकिंग अबाउट NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ऐसी जगह से क्वेश्चन आते हैं, एनवायरमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सेंटर को गाइडलाइन दिया है कि भाई आप रेगुलेट करो कि भाई ग्राउंड वाटर एक्सटेंशन, ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन हो रहा है, सॉरी गाइस, ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रहा है, ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा नीचे से मतलब खींचा जा रहा है ग्राउंड वाटर को। इट्स ओनली न्यू कवर टू ओल्ड स्कीम, दैट इज कॉल्ड NGT। NGT ने कहा है भाई इस पर ध्यान दो, इसको गाइडलाइंस लाओ, गाइडलाइंस में लेकर आओ, रेगुलेशन बनाओ। हो क्या रहा है? दैट्स ए कंसर्न फ्रॉम NGT, ये NGT का कंसर्न है। देखो एक बेंच बैठी हेड हुई NGT चेयरपर्सन की, उन्होंने बोला कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को रेगुलेट करना चाहिए, गाइडलाइंस इशू करनी चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए जो ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है वाटर का, यानी कि ग्राउंड वाटर का जो एक्सट्रैक्शन हो रहा है बहुत बड़े लेवल पे, उसके लिए रेगुलेशन एक और गाइडलाइंस जारी करनी चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को। एंड डू नॉट सेटिस्फाई डायरेक्शंस गिवन बाय इट रिपीटेडली एंड परसिस्टेंटली, वो इस बात से सेटिस्फाई नहीं है जो जल शक्ति कर रहा है, ऐसा बोला गया है NGT के चेयरपर्सन के द्वारा। गाइडलाइंस जो है डू नॉट एड्रेस द रूट कॉज, सबसे बड़ी बात। क्वेश्चन यहाँ आ सकता है कि आपको क्रिटिसिज्म लिखना है कि भाई क्यों हो रहा है, ये मेंस में भी लिख सकते हो। तो जो गाइडलाइंस जारी किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने दोस्तों, रूट कॉज और सेंट्रल इशू, जो मेन इशू है, मेन कॉज है, वहाँ पर उसके लिए कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है। भाई अगर आप रोग की जड़ पे वार नहीं करोगे तो रोग सही कैसे होगा, समझ रहे हैं? आप किसी बीमारी, किसी डिजीज की जड़ पे, उसके रूट पे वार नहीं करोगे तो पेड़ का ही समझ लो, पेड़ की जड़ के बिना काटे आप पेड़ को नहीं गिरा सकते हो। पेड़ मतलब ऐसे गिराना नहीं चाहिए भाई, बहुत गलत चीज़ है, नहीं गिराना है। तो आप ये समझो कि आप मेन कॉज पे बात नहीं कर रहे हो, गाइडलाइंस नहीं जारी कर रहे हो, तो कैसे प्रोटेक्ट होगा, कैसे प्रिजर्व होगा, कैसे कंजर्व होगा? हाउ कैन यू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ग्राउंड वाटर एंड प्रिवेंशन ऑफ दिस लेयर ऑफ डिप्लेशन इज वेरी वेरी लो एंड एक्सट्रैक्शन लेवल इज वेरी हाई। गॉट इट। सो नाउ अर्लियर सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी की बात करें तो सेंट्रल, दैट इज कॉल्ड CWGA, सेंट्रल वाटर, सॉरी CGWA, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ने इशू किए थे गाइडलाइंस कि भाई जो एक्सट्रैक्शन है ग्राउंड वाटर का उसको रेगुलेट करने के लिए क्या क्या है। अब समझो ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। उन्होंने जारी किया, उन्होंने मैंडेटरी किया कि भाई नई और जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हैं, जो एग्जिस्ट कर रही हैं, नई इंडस्ट्रीज हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं या माइनिंग प्रोजेक्ट्स हैं एंड बल्क वाटर सप्लाई की जिनको नीड है, abstracting groundwater to get a no objection certificate for withdrawal of groundwater। उन्होंने कहा कि उनके लिए ग्राउंड वाटर के लिए उनको NOC लेना पड़ेगा, अगर वो इसके बिना NOC के बिना विड्रॉ पानी विड्रॉ नहीं कर सकते। तो जो नई एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हैं या एग्जिस्टिंग हैं, नई है, उनके लिए किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जितना मैंने बताया उनके लिए
जस्ट सप्लायर्स एंड नीड टू बी एब्स्ट्रक्टिंग ग्राउंड वाटर, उसको रोकने के लिए गेट ए NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। कुछ डोमेस्टिक कंज्यूमर को छूट थी रूरल ड्रिंकिंग वाटर स्कीम्स के थ्रू, आर्म फोर्सेस के लिए छूट थी, फार्मर्स के लिए और MSMEs के लिए। इसमें दोस्तों छूट थी अप टू ए लिमिट तक छूट थी, ऐसा नहीं कि भाई फ्रॉम NOC रिक्वायरमेंट से छूट थी एक लिमिट तक, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा जरूरत हो। NOC होल्डर्स विल हैव टू पे ग्राउंड वाटर एब्स्ट्रक्शन एंड रिस्टोरेशन चार्जेस, जो NOC होल्डर्स हैं उनको एब्स्ट्रक्शन एंड रिस्टोरेशन चार्ज पे करने पड़ेंगे, और वो किस पे होगा, बेस्ड ऑन द क्वांटम ऑफ एक्सट्रैक्शंस। एनुअल वाटर ऑडिट है वो कंपलसरी है इंडस्ट्रियल यूजर्स के लिए दोस्तों, एनुअल वाटर ऑडिट होगा जो कंपलसरी है इंडस्ट्रियल जो जितने भी यूजर्स हैं। दूसरा, नॉन कंप्लायंस जो नॉर्म है NOC के, नॉन कंप्लायंस ऑफ NOC कंडीशंस में अट्रैक्ट ए पेनल्टी बिटवीन 50,000 to 10 लाख रुपीज। तो नॉन कंप्लायंस जो NOC की कंडीशंस हैं वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करेगी कि 50,000 से 10 लाख तक की भाई जो पेनल्टी लगा सकते हैं। देखो ऐसे ये सेशन थोड़ा लंबा होगा कि 26, 27, 28 3 दिन का है, और थोड़ा हम एक्सप्लेन थोड़ा अच्छे से करने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप बने रहिए, जाइएगा मत। तो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। समझ रहे हैं, 50 से 1 लाख तक 10 लाख तक पेनल्टी है। ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इंडिया में क्या सिनेरियो है दोस्तों? इंडिया सबसे ज़्यादा यूज़ करता है ग्राउंड वाटर का वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा करीब 25% जो ग्लोबल ग्राउंड वाटर है उसका इंडिया ही करता है। 25% ऑफ ग्लोबल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इन इंडिया, 25% ग्लोबली। आउट ऑफ द टोटल 6881 असेसमेंट यूनिट, करीब 17% ऑफ हैव बीन कैटेगराइज्ड ओवर एक्सप्लॉइटेड एंड 5% इज क्रिटिकल एंड 14% इज सेमी क्रिटिकल एंड 63% इज लाइक दैट एज इट। तो ये सिनेरियो है ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन का इंडिया को, सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट करता है इंडिया। 25% अपने ग्राउंड का। भाई पानी को रोको, रुक जाओ, अभी नहीं रुकोगे तो सुनामी नहीं सूखा आएगा। क्या आएगा? सूखा। समझ लो, दिमाग में बैठा लो, कितना प्रॉब्लम क्रिएट होगा आप समझ सकते हो। नाउ टॉकिंग अबाउट तमिलनाडु बिगिंस वर्क ऑन इंडिया फर्स्ट डुगोंग रिजर्व। डुगोंग क्या है, कैसे, इस पर जरूर भाई साहब IUCN की रिपोर्ट सब देख के जाएगा, क्वेश्चन कई बार आया है डुगोंग पर। अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पे डुगोंग। तमिलनाडु ने दोस्तों काम शुरू कर दिया है कि पहला डुगोंग रिजर्व कहाँ बन रहा है? तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 1 खास इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन याद रखना। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि भाई हम डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व बना रहे हैं, एंड इट वुड बी एस्टेब्लिश द गल्फ ऑफ मन्नार पाक बे, इट इज बिटवीन द इंडिया एंड श्रीलंका। कहाँ बना रहे हैं? गल्फ ऑफ मन्नार में, पाक बे में दोस्तों। थ्रेट्स क्या थे इसके लिए? सबसे बड़ी बात, नंबर 1 लो ब्रीडिंग रेट, नंबर 2 वाटर पॉल्यूशन, नंबर 3 डिग्रेडेशन ऑफ द कोस्टल इकोसिस्टम, जो कोस्टल इकोसिस्टम का डिग्रेडेशन हो रहा है, नंबर 4 एक्सीडेंटल इंटेंगलमेंट इन फिशिंग नेट्स, मतलब फिशिंग नेट्स में जो मछली पकड़ने वाले जाल उसमें फंस जाना एक्सीडेंटली, एंड कोलिजन विद बोट्स के साथ टकरा जाना, एंड ट्रैवलर्स के साथ। ये इसके थ्रेट्स थे। अब डुगोंग के बारे में जानकारी कर लें हासिल। डुगोंग क्या है? डुगोंग दोस्तों एक सी काव, इसे बोला जाता है सी काव। ये एक ओनली हर्बीवर्स मैमल है। क्या है? हर्बीवर्स मैमल है, याद रखना, ना रेप्टाइल ना कुछ है, मैमल है। डुगोंग सी काव बोला जाता है, इट्स कॉल्ड सी काव एंड ओनली हर्बीवर्स मैमल है, और इट इज स्ट्रिक्टली मरीन। कहाँ पर है ये? दैट इज स्ट्रिक्टली मरीन में ही पाया जाता है, मरीन इकोसिस्टम में पाया जाता है, एंड द ओनली एक्सटेंड स्पीसीज इन फैमिली डुगोंगाइडीज। कौन सी फैमिली है? एंड इज ओनली एक्सटेंड स्पीसीज है फैमिली डुगोंगाइडी में पाया जाता है। ये ग्रुप में रहते हैं दोस्तों, एंड सांस लेने के लिए सरफेस पे आते हैं, एंड हैव मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं इनमें, मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं इनमें। क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं। डुगोंग आर लॉन्ग लिविंग एनिमल्स दैट हैव ए लो रिप्रोडक्टिव रेट, इसका जो रिप्रोडक्टिव रेट बहुत लो है, लॉन्ग जनरेशन टाइम है, एंड हाई इन्वेस्टमेंट इन ईच ऑफ स्प्रिंग्स में है ये। एलिफेंट्स आर कंसिडर टू बी देयर क्लोजेस्ट रिलेटिव्स, एलिफेंट्स इसका जो हाथी हैं इसके मतलब पड़ोसी, एकदम क्लोज रिलेटिव बोले जाते हैं दोस्तों। अनलाइक डॉल्फिन एंड अदर जो जितने भी सिटासिन्स हैं, कैटासिन्स हैं, उनकी तरह नहीं है ये। सी काव हैव टू नोस्ट्रिल एंड नो डोरल्स फिन, यानी 2 नोस्ट्रिल होते हैं, 2 नाक होती हैं इसकी, बट कोई डोर्सल फिन नहीं होता है इसमें, डोर्सल फिन नहीं होता है इसमें, ठीक है। दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कोस्टल, की इंपोर्टेंट है, कहाँ? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कोस्टल एंड आइलैंड वाटर में पाया जाता है। लगभग 26 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में इक्वेटर के दोस्तों, 26 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में इक्वेटर के आसपास पाया जाता है, 26 डिग्री नॉर्थ से 26 डिग्री साउथ के बीच में दोस्तों इसका स्थान है।
इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है? इंडिया में पाया जाता है दोस्तों, दे आर सीन इन गल्फ ऑफ मन्नार, जहाँ पर गल्फ और मन्नार और पाक बे में आप देख रहे हैं श्रीलंका और इंडिया के बीच में तमिलनाडु इसके लिए रिजर्व बना रहा है। गॉट इट। तो ये गल्फ ऑफ मन्नार में, गल्फ ऑफ कच्छ जो गुजरात वाले पोर्शन पे है, पाक बे में एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स में भी पाया जाता है। डुगोंग इज ए स्टेट एनिमल। डुगोंग एक स्टेट एनिमल है दोस्तों, निकोबार आइलैंड का, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का स्टेट एनिमल है डुगोंग। याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि डुगोंग कहाँ पाया था, तो गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ, पाक बे एंड अंडमान निकोबार आइलैंड गाइस। कंजर्वेशन स्टेटस देख लो इसको, कंजर्वेशन स्टेटस IUCN में ये वनरेबल है, इंक्लूड इन शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द WPA एक्ट, दैट इज कॉल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल फर्स्ट में है, इंक्लूडेड है। IUCN में वनरेबल है एंड अपेंडिक्स फर्स्ट के साइट्स के अपेंडिक्स फर्स्ट में है, सब जगह ही फर्स्ट में है, बट IUCN में ये वनरेबल है। गॉट इट। तो डुगोंग पर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आराम से बन सकता है, प्लीज अच्छे से इसको दिख के जाएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट दोस्तों, लंबा सेशन होने जा रहा है, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। बात करते हैं कैबिनेट अप्रूव इंप्लीमेंटेशन ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन फॉर 5 ईयर्स। 5 साल के लिए भैया कैबिनेट ने अप्रूव दे दिया है ABDM के लिए, ABDM दैट इज कॉल्ड आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ABDM को देख कौन रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सॉरी, देख रहा है इसको। ये इसके चाचा ताऊ पापा सब है। ABDM ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 2 टाइप की स्कीम होती है, सेंट्रल स्पॉन्सर और सेंट्रल सेक्टर। सेंट्रल सेक्टर की बात है जहाँ पे आ जाता है सेक्टर, तो सेक्टर का मतलब गवर्नमेंट सेंटर वाली, ये 100% फंड करती है। स्पॉन्सर्ड में आती है तो स्टेट और बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बहुत सारी स्टेट और बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, या केवल सेंटर और स्टेट भी हो जाते हैं। तो ये हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का ही काम है, ये इसको देखता है, और सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसका एम जो गोल है, इसका एम गोल है भैया, डेवलप द बैकबोन नेसेसरी टू सपोर्ट द इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री, कि भैया एकदम रीढ़ की हड्डी तरह मजबूत होने वाला इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे कंट्री को, ऐसा बोला है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन वालों ने। मतलब ऐसा बोल रहे हैं यार, ये अच्छे लोग हैं, समझ रहे हैं। अब इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नहीं है, नहीं है, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इज द इंप्लीमेंटिंग एजेंसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। गॉट इट। ऑब्जेक्टिव समझ लो, ये एस्टेब्लिश करेगा स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल हेल्थ सिस्टम, जो कोर डिजिटल हेल्थ डेटा है उसको मैनेज करना, इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है उसको लाना, कुछ चेंजेस होने वो करना। एस्टेब्लिश करेगा रजिस्ट्रीज को क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट के लिए, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए। क्रिएट करेगा एक सिस्टम जो पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स दिखाएगा, इजीली एक्सेसिबल होगा, मतलब एक तरीके से ऐसा डेटा बना देगा कि भाई यहाँ पे इस आदमी का नाम डालो, फलाना ये इसकी तरह, इस बीमारी में मैं जानता हूँ इसका ऐसे ऐसे इलाज हुआ, और इस तरह की बीमारी तो और ये है, इसको ये जरूरत है। गॉट इट। मतलब अच्छा चीज़ है। अभी किसी को ब्लड की जरूरत है, इसके पास डाटा होगा, क्लिक मारो भाई डाटा है, इसके पास ये ब्लड की जरूरत है, ये आदमी आ रहा है। गॉट इट। तो ये कहीं ना कहीं एक इंटीग्रेटेड मैनर में अप्रोच होगी, अच्छा काम होगा, बहुत ज़्यादा मतलब सुटेबिलिटी में काम होगा, बहुत सारे लोगों के लिए एडवांटेबल होगी सिचुएशन। और नेशनली जो है पोर्टेबिलिटी इंश्योर करेगा हेल्थ सर्विसेज के लिए। पोर्टेबिलिटी मतलब बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इजी गोइंग हो जाएगा, इसलिए ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। गॉट इट। मेन कंपोनेंट्स देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे ये गोले पे। मेन कंपोनेंट्स एंड FDM क्या है? अभा दैट इज कॉल्ड आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। अभा जो है दैट इज ऑल, अभा पूछा जाएगा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर फॉर एक्सेसिंग एंड शेयरिंग हेल्थ रिकॉर्ड्स डिजिटली। ये अभा जो है दोस्तों, आपके जितने भी रिकॉर्ड्स हैं डिजिटली उनको एक्सेस और शेयर करने का काम करेगा। हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री जो है एक कॉम्प्रहेंसिव मैनर में ऑल हेल्थ फैसिलिटीज़ का एक जगह इंटीग्रेटेड करेंगी, या डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन को एक जगह दिखाएंगी, एक रजिस्टर होगा। यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस क्या है? UHI। ये एक ओपन प्रोटोकॉल होगा टू अनेबल ए वाइड वेराइटी ऑफ डिजिटल हेल्थ सर्विस बिटवीन पेशेंट एंड हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर। ये एक ओपन यानी खुला प्रोटोकॉल सिस्टम होगा दोस्तों। अब हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री की बात करते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? ये एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग बॉडी, बेटर कंटिन्यूम्स केयर्स टेक्नोलॉजी इनोवेशन जनरेट एम्प्लॉयमेंट करेगी, इफिशिएंसी इंप्रूव होगी, इफेक्टिवनेस इंप्रूव होगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी हेल्थ सर्विस में दोस्तों। सो दैट्स ऑल अबाउट मेन कंपोनेंट ऑफ ABDM, अभा दैट इज कॉल्ड हेल्थ, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। गॉट इट दोस्तों। तो ये सारे कंसिक्वेंस थे। अब बात करते हैं नीति आयोग की दोस्तों। नीति आयोग क्या कह रहे हैं? नीति आयोग स्टडिंग
प्रपोजल्स टू टैक्स फूड्स हाई इन शुगर सॉल्ट टू टैकल ओबिसिटी। जो ओबिसिटी हो रही है, मोटापा जो बढ़ता है, ओबिसिटी का मतलब भाई मोटे हो गए हो आप, तो उस पर बात कर रहे हैं कि भाई नीति आयोग ने एक स्टडी प्रपोजल भेजा है कि जो टैक्स फूड है, टू टैक्स फूड्स हाई ऑन शुगर होने चाहिए, सेल टू टैकल। भाई अगर आप टैक्स बढ़ा दोगे, अभी 1 मिनट बात करते हैं दोस्तों, नीति आयोग ने इसलिए टैक्स बढ़ाने की बात की है, मुद्दा अच्छा है कि भाई आप ज़्यादा शुगर और ज़्यादा नमक खा रहे हो तो टैक्स बढ़ेगा, तो महंगा होगा तो कम खाओगे ना, लाइक दैट। देखो एक एनुअल रिपोर्ट आया नीति आयोग का जो पढ़ना चाहिए प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए। मेंस के लिए तो थोड़ा पढ़ना चाहिए, थोड़ा ही ज़्यादा पढ़ना चाहिए, प्रीलिम्स के लिए पढ़ो मत पढ़ो कोई बात नहीं। एनुअल रिपोर्ट आया नीति आयोग का, इट नोटेड कि भाई इंसिडेंस ऑफ ओवरवेट एंड ओबेसिटी आर इंक्रीजिंग अमंग चिल्ड्रन, एडोलसेंट एंड वुमेन इन इंडिया। बात बहुत मौजूदा है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स वाली बात है। एनुअल रिपोर्ट आई है, सालाना रिपोर्ट आई है नीति आयोग की, उन्होंने कहा है भाई ये जो इंसिडेंस हो रहे हैं ओवरवेट के, इतना मोटापा बढ़ रहा है, इतनी ज़्यादा हैवी लेके घूम रही हो, ओबेसिटी हो रही है बच्चों के बीच में, जो बड़े बूढ़े हैं, सॉरी बड़े बूढ़े नहीं, विमेंस के बीच में, एडोलसेंट के बीच में, जो युवा काम करने चाहिए उनके बीच में ये सब हो रहा है। ऐसे कैसे हो रहा है भाई? अगर इस तरह से मोटापा ओबेसिटी बढ़ेगी, सबसे बड़ी बात, 1 नंबर फैक्टर, काम करने में आलस आएगा, लेजीनेस स्लगनेस बढ़ेगी। दूसरी चीज़, एनर्जी नहीं होगी उस तरीके से, प्रॉपर एनर्जी में काम नहीं कर पाएंगे, नींद ज़्यादा आएगी, खाना ज़्यादा खाओगे, खाना खाओगे तो बहुत सारे फैक्टर हैं। खाना ऐसे लोग ज़्यादा खाएंगे तो कहीं ना कहीं खाने की कमी नहीं पड़ेगी, तो कमी तो नहीं, मतलब कमी ही ऑब्वियस है कि भाई 4 लोगों का खाना एक आदमी खा जाए, समझ रहे हैं? तो बहुत सारे ऐसे इसमें कंसर्न्स हैं, तो बात अभी फिलहाल उधर नहीं जाते हैं, अभी बात कर रहे हैं नीति आयोग की रिपोर्ट पे। अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे दैट इज कॉल्ड NFHS की बात हो रही है 2019-20 की, उन्होंने बोला कि परसेंटेज ऑफ ओबीज वुमेन, ओबीज से मतलब है जो मोटी महिलाएं ओबिसिटी से ग्रस्त हैं, वो 24% बढ़ गई हैं 20.6% से। यानी कि जो 2015-16 में वो महिलाएं 20.6% थी, अब 24% हो गई हैं, लगभग अगर बात करें तो 3.4% बढ़ गया मामला। ये जो परसेंटेज ऑफ मैन है वो भी बढ़ा है, इंसान जो है मैन जो है 22.9% पर पहुंच गया, जो 18.4% से दोस्तों। तो ये जो सिनेरियो है नेशनल फैमिली हेल्थ वर्क सर्वे का 2019-20 में निकाला गया है, कैसी थोड़ा छूट गया। अभी बात करते हैं सिटीजन पेशेंट्स की। अब रीजन क्या है? ओवर तो ये सिनेरियो नीति आयोग की रिपोर्ट में है कि भाई ओवरवेट एंड ओबेसिटी आर डिफाइंड एज इट्स ए एबनॉर्मल और एक्सेसिव फैट एक्यूमुलेट दैट प्रेजेंट ए रिस्क टू हेल्थ। समझ रहे हैं? ये बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है जो मैं डिफाइन करूँ, बताऊँ, समझ गए होंगे। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ओनली हाई इनकम कंट्रीज, ये ज़्यादातर जो देखी होती है। ओवरवेट इन ओबेसिटी आर नाउ ड्रामेटिकली ऑन द राइज ऑफ लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, पर्टिकुलरली इन अर्बन सेटिंग्स। देखने को क्या मिलता है ज़्यादातर, ये जो चीज़ें हैं, ये जो मतलब ओवरवेट है, ओबेसिटी, ये सब मामला हाई इनकम कंट्रीज़ में देखने को मिलती है, लेकिन फिलहाल ये मिड और लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में भी देखने को मिल रही है, बिकॉज अर्बन सेटिंग्स में ज़्यादा, अर्बन जहाँ एरिया लाइक MNC जैसे लोग हैं, वो मल्टी सिटीज़ हैं, दिल्ली का, बॉम्बे, बेंगलुरु, चाइना, कलकत्ता, चाइना नहीं कलकत्ता वगैरह, हैदराबाद, इस तरीके से, इसलिए ये कहीं ना कहीं लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में भी बढ़ रही है। क्वेश्चन यहाँ भी आ रहा है कि क्या ओबेसिटी हाई डेवलप्ड कंट्रीज में ही मिलता है? ऑब्वियस है यस, हाँ, लेकिन लो एंड मिडिल में नहीं, यस, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में भी अब ओबेसिटी और ओवरवेट की समस्या है। कंसिक्वेंस क्या है? जो ओबीज पीपल हैं आर एट इंक्रीज रिस्क ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। देखो गाइस, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, यानी कि उनका BP हाई हो जाता है, टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा, हार्ट डिजीज, कोरोनरी हार्ट डिजीज का खतरा, स्ट्रोक्स का, स्लीप एपनिया वगैरह का, जिससे अभी बप्पी जी की मौत हुई थी, इस तरह की समस्या। बप्पी को भी देखिए कितने थोड़ा हैवी थे ना, तो नहीं होना चाहिए था। तो ये कंसिक्वेंसेस दोस्तों इस सिनेरियो में निकल के आता। ये कंसिक्वेंस पर बात कर सकते हैं UPSC वाले, BCS वाले, कि भैया ओबीज और उससे क्या हो सकता है? ऑब्वियस है, हाई ब्लड प्रेशर, टाइप 2 डायबिटीज, कोरोनरी हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, स्लीप एपनिया एटसेट्रा, और बाकी का गूगल कर लेना। समझ रहे हैं आप? गॉट इट। अब बात करते हैं सजेशन। देखो रीजन क्या है, नीति आयोग ने क्या बोला है, जहाँ समस्या है वहाँ समाधान होगा। देखो सजेशन, जहाँ समस्या समाधान भी देते हैं। टैक्स अगर लगाते हो हाई फैट और सॉल्ट शुगर फूड्स पर, तो होगा क्या? यानी कि जो नॉन ब्रांड नमकीन हैं, भुजियाज, वेजिटेबल चिप्स एंड स्नैक्स वगैरह हैं, दिस अट्रैक्ट करें 5% GST वाइल फॉर ब्रांडेड एंड पैकेज फॉर्म्स रेट इज 12%। फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग एंड मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग ऑफ, ये इस पर लगाएंगे टैक्स, हाई टैक्स करेंगे। पहले देखा जाए तो नेशनल कंसल्टेशन ऑन द प्रिवेंशन ऑफ मटेरियल एडोलेसेंट एंड चाइल्डहुड ओबेसिटी वाज ऑर्गेनाइज्ड टू डिस्कस पॉलिसी ऑप्शन टू टैकल द इशू। पहले ये हो रहा था, लेकिन फिलहाल अभी हाई टैक्स बढ़ा देंगे तो कहीं ना कहीं इस पर रोकथाम हो सकती है दोस्तों। अब बात करते हैं सिटीजन्स एंड पेशेंट्स की, बात कर रहे हैं दोस्तों। क्या है ये अभी थोड़ा छूट गया था।
सिटीजन एंड पेशेंट की बात हो रही है। बात करें सिटीजन एंड पेशेंट्स की, देखो उसके 6 मेजर्स हैं। प्रोवाइडर्स कौन कौन हैं? एलाइड प्राइवेट एंटिटीज, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पॉलिसी मेकर्स। तो ये सारा सिनेरियो एक बार देख सकते हो। तो जो प्रोवाइडर है हॉस्पिटल क्लिनिक्स को प्रोवाइड होगा, लैब फार्मास्यूटिकल्स वगैरह को। तो यहाँ आप एक बार मैंने बड़ा कर दिया, देख सकते हो कि लंबो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा वीडियो। अब बात करते हैं नीड टू स्ट्रेंथ हाई कोर्ट्स टू डील विद IPR इशूज़। 30 मिनट तो हो गया दोस्तों, अभी और लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं। देखो, नीड टू स्ट्रेंथ विद हाई कोर्ट्स टू डील विद IPR इशूज। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दैट इज कॉल्ड CJI, उन्होंने बोला कि भाई हाई कोर्ट्स को मजबूत बनाना IPR के साथ, IPR इशूज के साथ डील करने के लिए बहुत जरूरी है। इट्स नीड टू स्ट्रेंथ हाई कोर्ट्स। क्यों? जो IPR है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात हो रही है, आर लीगल राइट्स एंड प्रोटेक्ट क्रिएशन एंड और इन्वेंशंस रिजल्टिंग फ्रॉम इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी इन द इंडस्ट्री, साइंटिफिक, लिटरेसी और आर्टिस्टिक फील्ड। IPR जो है एक लीगल राइट एंड प्रोटेक्टिव कंसर्न है, इसका क्रिएशन है, इन्वेंशन कर रहे हो आप, एक्चुअल में इंडस्ट्री में, साइंटिफिक थेरेपी में वगैरह में कर रहे हो, तो IPR लिटरेरी वगैरह में कर रहे हो, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है दोस्तों। मोस्ट कॉमन IPR इंक्लूड होते हैं पेटेंट्स में, कॉपीराइट में, मार्क्स या ट्रेड सीक्रेट्स के लिए दोस्तों। एंड IPR जो है हेल्प करता है टू इंश्योर इंटेलेक्चुअल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को। IPR जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहीं ना कहीं सहायता करते हैं कि आपका इंटेलेक्चुअल, कल्चरल, सांस्कृतिक यानी इकोनॉमिक, आर्थिक ग्रोथ हो रहा है। एंड जो इन्वेंशन है, जो क्रिएटिविटी एंड हेल्प है, उसको प्रिजर्व करने के लिए भी IPR बहुत हेल्प करता है। एंड इट कंज्यूम्स हेल्प एंड क्रिएटिविटी एंड हेल्प कंज्यूमर्स टू मेक एन एजुकेट चॉइस अबाउट द सेफ्टी, रिलायबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ देयर परचेज। तो कहीं ना कहीं IPR जो है दोस्तों, प्रिजर्वेशन के साथ साथ क्रिएटिविटी करता है, क्रिएटिविटी लाता है और कंज्यूमर्स की हेल्प करता है कि उसकी एजुकेट जो चॉइस है, उसकी चॉइस को बनाने के लिए, मेक इन एजुकेटेड चॉइस, उसकी सेफ्टी के बारे में, उसकी रिलायबिलिटी के बारे में और उसकी इफेक्टिवनेस के बारे में कहीं ना कहीं IPR बहुत हेल्प करता है। इशू क्या है IPR के साथ इंडिया में? एक तो सबसे ज़्यादा कॉपी किए जाते हैं, रैम्पेंट कॉपिंग, पेलग्रिम्स का बहुत बड़ा इशू है, पायरेसी, कॉपी करके मतलब एकदम पायरेसी उसका कॉपी बना दिया, एंड अदर IPR वायलेशंस होते हैं। पुअर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स हैं, कोर्ट केस दैट कुड रन ऑफ 4 years, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और भी इशू है, अनदर इशू ऑफ कंसर्न फॉर फार्मास्यूटिकल कंपनीज इज सेक्शन 3D इंडिया पेटेंट एक्ट एंड डज नॉट अलाउ द रिन्यूअल ऑफ पेटेंट ओवर ए प्रोडक्ट बाई इंट्रोड्यूसिंग माइनर चेंज टू इट। तो ये कहीं ना कहीं इतने सारे कंसर्न है कि भाई कोई भी और फार्मास्यूटिकल कंपनीज में है सेक्शन 3D के अंडर, जो इंडियन पेटेंट एक्ट है वो अलाउ ही नहीं करता है कि भाई जो पेटेंट है उसको रिन्यूअल किया जाए या उसको प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है कुछ चेंजेस के साथ। तो रिन्यूअल के लिए कहीं ना कहीं अलाउ नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में। क्या क्या स्टेप्स हैं इसके लिए? देखो, एक नेशनल IPR पॉलिसी आया था 2016 में उसकी बात हो रही है। उसके बाद सेल फॉर IPR प्रमोशन एंड मैनेजमेंट आया, जो इम्प्लीमेंट कर रहा है IP पॉलिसी को एंड इंटेलिजेंसी मैनर पे। DPIIT, ठीक है, वो एसोसिएशन जो फिक्की के साथ मिलकर एसोसिएट करके बात कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं IPR इन्फोर्समेंट को, टूल किट को, ऐड वगैरह में बहुत सारी प्रॉब्लम्स में प्रोटेक्ट करना, सिक्योर करना, मैक्सिमाइज करना और इनोवेशंस को। तो ये बहुत सारे जो स्टेप्स हैं जो इंडिया में लिए जा रहे हैं, एंड यूथ को हेल्प करना, इनोवेट करना एंटरप्रेन्योर के लिए वगैरह वगैरह। तो कहीं ना कहीं IPR की वजह से IPR के लिए बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं इंडिया में। ऐसा नहीं है कि मतलब IPR के लिए काम नहीं हो रहा है, तो बहुत सारे स्टेप्स इंडियन द्वारा लिए जा रहे हैं। यू कैन सी हियर गाइस। अब देखो कुछ और न्यूज़ हैं एग्जाम से पर्सपेक्टिव, देखते हैं। क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस, देखो लंबा सेशन इसलिए हो रहा है कि 3 दिन की न्यूज़ है। क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस, देखो महाराष्ट्र जो कि चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे जी, उन्होंने एक डिमांड की है, डिमांड को रेज किया है, मतलब उठाया है कि जो एकॉर्ड क्लासिकल लैंग्वेज है मराठी को मिलना चाहिए। क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मराठी को मिलना चाहिए। करंटली जो 6 लैंग्वेज हैं वो क्लासिकल, ये भी कहीं ना कहीं प्रीलिम्स का अच्छा क्वेश्चन है, 6 लैंग्वेज हैं जो क्लासिकल स्टेटस में एंजॉय करनी है। नंबर 1 तमिल, नंबर 2 संस्कृत, नंबर 3 कन्नड़ा, नंबर 4 तेलुगु दोस्तों, नंबर 5 मलयालम, नंबर 6 उड़िया, 7वीं मराठी की बात हो रही है। यहाँ बात हो रही है, हुई नहीं है। 6 जो क्लासिकल लैंग्वेज हैं जिनको स्टेटस मिल चुका है करंट में। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की बात करें कि गाइडलाइंस जो है किसी भी लैंग्वेज को क्लासिकल बनाने के लिए क्या क्या गाइडलाइंस हैं, क्या क्या डिक्लेरेशन होनी चाहिए। एक तो हाई
एंटिक्विटी होनी चाहिए ऑफ इट्स रियली टैक्स रिकॉर्ड्स हिस्ट्री ओवर ए पीरियड ऑफ 1500 से 200 2000 साल पुरानी। बॉडी ऑफ एंशियंट लिटरेचर टेक्स्ट होनी चाहिए जो वैल्यूएबल हेरिटेज को कंसीडर करें एंड जो जनरेशन ऑफ स्पीकर्स को के द्वारा, समझ रहे, बॉडी ऑफ एंशियंट लिटरेचर या टेक्स्ट ऐसे होने चाहिए जो हेरिटेज को जो हमारी है उसको वैल्यूएबल कंसीडर करें, हमारी जो जनरेशन ऑफ स्पीकर्स हैं उनको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करें। लिटरेरी ट्रेडिशंस होना चाहिए, क्लासिकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर बीइंग डिस्टिंक्ट फ्रॉम मॉडर्न, और जो क्लासिकल लैंग्वेज है लिटरेचर है वो जो मॉडर्न एरा है मॉडर्न टाइम से भिन्न होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। ये है क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस का मामला। अब बात करते हैं मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन दैट इज कॉल्ड MII। सेबी ने नोटेड किया है कि भाई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है कंट्री की सबसे लार्जेस्ट इक्विटीज और डेरिवेटिव एक्सचेंज है और इट वाज सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट MAI, इसलिए ये सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट है MMI का था दोस्तों। CBI ने नोटेड NSE's कंट्री लार्जेस्ट इक्विटीज एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज वाज ए सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट MII। स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटर्स एंड क्लियरिंग हाउस आर ऑल MIIs and constitute a key part of the nation's vital economic infrastructure। राइट, देख सकते हो, यू कैन सी हियर। यहाँ पे जालान कमेटी जो 2010 में, इसको देख एक बार जिक्र इसका क्या है कि जो सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट नेचर वाज आल्सो हाईलाइटेड बाय जालान कमेटी रिपोर्ट एंड टेकिंग टू MII's मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस। गॉट इट। अब बात करते हैं दोस्तों भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड की। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि जो सेलेक्टिंग द चेयरमैन मेंबर्स ऑफ भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है उसका क्राइटेरिया चेंज होना चाहिए। ये एक भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 के अंडर में बना हुआ है। इसके कुछ फंक्शंस हैं, रेगुलेशन ऑफ द सप्लाई एंड वाटर एंड पावर फ्रॉम भाखड़ा नागल एंड ब्यास प्रोजेक्ट दैट इज कॉल्ड ब्यास सतलज लिंक प्रोजेक्ट एंड पोंग डैम। दूसरा, रेगुलेशन ऑफ सप्लाई वाटर फ्रॉम सतलज रावी एंड ब्यास टू पंजाब हरियाणा एंड राजस्थान। 3 नदियां सतलज रावी ब्यास SRB और दैट इज 3 स्टेट हैं पंजाब हरियाणा और राजस्थान। गॉट इट। तो यह भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट ये एक स्टेटरी अथॉरिटी है अंडर द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, कंफ्यूज कर देगा आपको। नेक्स्ट है दोस्तों कॉमन ई ऑक्शंस विंडो फॉर कॉयल। कैबिनेट ने अप्रूव किया कि भाई ऑफर किया है कॉयल के लिए भाई कॉयल कंपनीज के द्वारा भाई कॉमन ई ऑक्शन विंडो के थ्रू स्पेसिफिक यानी कि सेक्टर स्पेसिफिक ऑक्शंस के बजाय दोस्तों पहले क्या था, सेक्टर वाइज एक्शंस होता था, स्पेसिफिक ऑक्शंस होते थे, बट अब ऐसा नहीं है। दूसरा है कॉयल मार्केट इज सेगमेंटेड एंड कंसिक्वेंटली देयर आर मेनी डिफरेंट मार्केट डिस्कवर्ड ट्रेड्स। बहुत सारा है। एडवांटेज क्या है देख सकते हो कि भाई एडवांटेज देख लो एक बार, इट विल एड्रेस मार्केट डिस्टॉर्शन, जो मार्केट के डिस्टॉर्शन से प्रॉब्लम्स है उनको एड्रेस करेगा, सारे कंज्यूमर्स के लिए एक रेट मिलेगा, अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को बढ़ाएगा एंड इट विल अट्रैक्ट मोर कंज्यूमर्स टुवर्ड्स डोमेस्टिक कॉयल की तरफ बहुत सारे कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करेगा। गॉट इट। अब बात करते हैं एमका की। एमका दैट इज कॉल्ड एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इंडिया और फ्रांस ने दे आर क्लोज टू कंक्लूडिंग ए डील फॉर द जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ इंजन्स फॉर द इंडिजीनियस फिफ्थ जनरेशन एमका दस एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये DRDO प्लस फ्रेंच इंजन मेकर साफ्रॉन के बीच में, याद रखना दोस्तों, DRDO प्लस साफ्रॉन जो है फ्रेंच इंजन कंपनी है उसके बीच में एक कोलैबोरेशन हुआ है, तब ये एमका निकल कर आया है। एमका दैट इज कॉल्ड एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। एमका विल हैव स्टील्थ एंड नॉन स्टील्थ कॉन्फ़िगरेशन, दो इसके कॉन्फ़िगरेशन है, स्टील्थ का नॉन स्टील्थ, एंड इट विल बी डेवलप इन 2 फेजेस, 2 फेज में डेवलप होने वाला है। और ये इट विल हैव सुपर क्रूज कैपेबिलिटी यूजफुल टू अटेन सुपरसोनिक क्रूज स्पीड। और भाई साहब सबसे बड़ी बात क्या है, ये सुपर क्रूज कैपेबिलिटी रखने की ताकत रखता है और सुपरसोनिक क्रूज स्पीड्स को अटेन करने की, प्राप्त करने की, इसको यूज में लाने के लिए बहुत ताकत रखता है ये एमका, दैट इज कॉल्ड एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। गॉट इट। DRDO प्लस साफ्रान दैट इज फ्रॉम फ्रेंच इंजन कंपनी। नेक्स्ट बात करते हैं हर्मेटिक वाइपर। ये एक दोस्तों डेटा वाइपर मालवेयर है। भाई बहुत ऐसे लग रहा है वाइपर है तो मतलब
झाड़ फूक का काम करेगा, सफा सफाई का नहीं। हाँ कर दो, वही रहा। डेटा वाइपर मालवेयर है दैट इज बीन डिटेक्ट इन कंप्यूटर्स इन यूक्रेन, जो कि यूक्रेन में देखा गया अभी रिसेंटली। बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो हर्मेटिक वाइपर, ये एक मालवेयर है जो अभी यूक्रेन के कंप्यूटर्स में देखा गया, डिटेक्ट किया गया। जब आप इसको डाउनलोड कर लेते हो दोस्तों, ये सारे डेटा जितने भी डिवाइस हैं जो टारगेट किए जाते हैं उनको इरेज कर देता है। दैट इट डाटा बिकम्स इररिट्रेबल, जो डेटा है वो इररिट्रेबल हो जाता है, इररिट्रेबल होता जाता है, इररिट्रेबल हो जाता है वो डेटा, यानी कि वो वापस नहीं आता। मॉलवेयर इज कलेक्टिव नेम फॉर ए नंबर ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर वेरिएंट्स, ये उसके नाम पर रखे जाते हैं, इंक्लूडिंग वायरसेस, रैंसमवेयर एंड स्पाईवेयर। चाहे वो वायरस का नाम हो, रैंसमवेयर और स्पाईवेयर के नाम पर रखे जाते हैं। कलेक्टिव नेम फॉर ए नंबर ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर वेरिएंट्स होते हैं, उनके नाम पर इसको कलेक्टिव रखा जाता है। तो मेलवेयर है, एक मालवेयर है दोस्तों, समझ रहे हैं आप। जो कंप्लेंट पाया गया है हर्मेटिक वाइपर, इस सारे डेटा को जैसे ही आप इसको डाउनलोड करते हो इरेज कर देता है। ये है वेनेरा डी मिशन, ये एक प्लान जॉइंट मिशन है स्पेस एक्सप्लोर करने का, स्पेस को एक्सप्लोर करने का। रसिया का रॉसकॉम है, नासा एंड यूएस का नासा है, समझ रहे हैं। ये वेनेरा डी मिशन रसिया का रॉसकॉम और नासा के बीच में एक एक्सप्लोर करने के लिए, स्पेस एक्सप्लोर करने के लिए, वीनस तक पहुंचने के लिए, टू एक्सप्लोर वीनस इज द जॉइंट मिशन बिटवीन रसिया एंड रॉसकॉम एंड यूएस नासा। इट्स ए प्लान जॉइंट मिशन दोस्तों टू एक्सप्लोर द स्पेस। ये रिपोर्टली मतलब इट इज बीइंग रिपोर्टली फॉलोइंग अमेरिकन सेक्शंस लाइक रसिया विल कैरी आउट द मिशन एलोन। तो जो अभी यूएस इंडिया के बीच में, सॉरी रसिया और यूक्रेन के बीच में जो प्यार मोहब्बत चल रहा है उसकी वजह से रसिया इंडिया यूएस ने रसिया पर सैंक्शंस लगा दिए हैं, तो रसिया इस डील से हट गया है। और रसिया ने बोला कि भाई हम अकेले इस चीज डील इसको कैरी करेंगे, इस मिशन को आगे ले जाएंगे, या फिर जरूरत पड़ी तो हम चाइना को पार्टिसिपेट बना लेंगे, समझ रहे हैं। और ये बहुत सारे फ्यूचर मिशन हैं लाइक वीनस की बात करूँ, वीनस जो भी है। इंडिया का है शुक्रयान, बहुत इंपॉर्टेंट है। नासा का प्रपोज डीप एटमोसफियर मिशन। दूसरा इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस, उसी का है। केमिस्ट्री एंड इमेजिंग दैट इज कॉल्ड डेविंसी प्लस, केमिस्ट्री एंड इमेजिंग डेविंसी प्लस भी ये वेनस का है। वेनस इमिसिविटी, रेडियो साइंस, इंसार, टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये वेरिटास बोलता है इसको। वीनस एम से भी ये इसको वेरिटास बोला जाता है। ये सारे मिशन वेनस के हैं दोस्तों। अब बात करते हैं नेशनल साइंस डे। ये भाई साहब 28 फरवरी को एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम था इस ईयर इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। एक बार और सुन लो, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, गॉट इट। इस डे पर दोस्तों हमारे इंडियन फिजिस्ट भौतिक विज्ञानी डॉक्टर CV रमन, उन्होंने अनाउंस किया गया था डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट को अनाउंस किया था उन्होंने, रमन इफेक्ट को अनाउंस किया था दोस्तों, इसलिए उनको 1930 में नोबेल प्राइज़ मिला। इसलिए ये नेशनल साइंस डे मनाया जाता है दोस्तों। नेशनल साइंस डे मनाने के पीछे रीज़न यही है, समझ रहे हैं। क्या है फोटोन? फोटोन दोस्तों, लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स दैट इज कॉल्ड फोटोन। ये हुज एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी विद विच दे ट्रेवल, गॉट इट, दैट इज कॉल्ड फोटोन। And when they strike a molecules in medium at a high speed, they bounce back and scatter in different directions. And depending on the angle with which they hit the molecules, known as Raman effect. इसको बोला जाता है रमन इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड रमन इफेक्ट। और सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है लाइट, वो होता है ब्लू लाइट। ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड मोर, सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड होती है, गॉट इट। अब बात करते हैं लचित बोरफुकान की दोस्तों। ये प्रेसिडेंट लॉन्च 1400 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ अहोम जनरल लचित, जो अहोम जनरल के लचित बोरफुखान थे दोस्तों। ये 17वीं सेंचुरी में जब अहोम डायनेस्टी का पीरियड था, उस समय जनरल थे। इट इज़ बेस्ट नोन फॉर द बैटल ऑफ सराईघाट ऑन द ब्रह्मपुत्रा। ये जाने जाते हैं जो बैटल हुआ था सराईघाट ब्रह्मपुत्रा पर, जहाँ इन्होंने ही डिफीटेड द मुगल्स इन 1671। लचित वाज अपॉइंटेड एज द बोरफुखान बाई किंग चक्रध्वज सिन्हा। तो चक्रध्वज सिंह की वजह से बर्फुखान को अपॉइंट किया गया था, बर्फुखान को अपॉइंट किया गया था दोस्तों। नाम थोड़ा अटपटा है, देख लेना। इन्होंने मुगल्स को 1671 में डिफीट किया था, ठीक है। बर्फुखान इज ए पोजिशन एम्बेडेड विद बोथ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर थी दोनों इनके पास। करेज, ब्रेवरी, पेट्रोटिज्म, लीडरशिप, इनके लिए जाना जाता है दोस्तों। और ये पद्मजा नायडू को देख लेना, इंडियन फ्रीडम फाइटर रही हैं दोस्तों। ये डॉटर रही हैं इंडियन, ये पद्मजा नायडू हैं, सरोजिनी नायडू की डॉटर हैं। और ये रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ एसोसिएट थी। बाद में इधर चेयर किया इन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी को 1971-72 में।
पद्मजा नायडू जो है हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में है, पद्मजा नायडू दोस्तों। पैट्रियटिज्म और सेल्फ रिलायंस इनके वैल्यूज हैं। चेरनोबिल इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले चेरनोबिल की लोकेशंस दिखाता हूँ। देखो ये यूक्रेन है दोस्तों, जहाँ पर ये पंगा हो रहा है। ये ईस्ट, ये डोनबास रीजन है, यहाँ रशिया ने अटैक किया हुआ। ये है यूक्रेन चेरनोबिल। चेरनोबिल जो है पावर प्लांट है ये कीव इसकी कैपिटल है यूक्रेन की। गॉट इट। चेरनोबिल का मतलब समझो। इट इज बीइंग रिपोर्टेड दैट चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट हैज बीन कैप्चर्ड बाय रशियन फोर्सेस। ये भी रिपोर्ट हुआ था कि भाई रशियन फोर्सेस ने, रशियन आर्मी ने चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट को कैप्चर कर लिया है, जो कीव जो है यूक्रेन की राजधानी उसके नॉर्थ में है और ये बेलारूशियन बॉर्डर के क्लोज है। लोकेशन पूछ सकते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चेरनोबिल एक्सीडेंट हुआ था दोस्तों। देखो चेरनोबिल एक्सीडेंट हुआ था दोस्तों 1986 में। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत अच्छा सेशन है ये, याद रखना, एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। एंड ही रिजल्टेड टू ऑफ ए फ्लॉड रिएक्टर, इसको फ्लॉड रिएक्टर मतलब बोला गया। एंड डिजाइन वाज ऑपरेटेड विद इनएडिक्वेटली ट्रेन्ड पर्सनल्स। जो 1986 में एक्सीडेंट हुआ था चेरनोबिल को लेकर, यानी घटना घटित हुई थी यहाँ पर। द रिजल्ट ऑफ फ्लॉड रिएक्टर डिजाइन दैट वाज ऑपरेट विद इनएडिक्वेटली ट्रेन्ड पर्सनल के द्वारा डिजाइन किया गया, ऑपरेट किया गया था, ऐसा बोला जा रहा था। चेरनोबिल जो एक्सक्लूजन जोन है वो क्या है? द एरिया वेयर रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन जहाँ हाईएस्ट पीक पर होता है। देखो जो एक्सक्लूसिव जोन है वहाँ पर रेडियो एक्टिव का है, जो रेडियो एक्टिव होते हैं उनका कंटेमिनेशन बहुत हाई होता है। एंड पब्लिक एक्सेस एंड इनहिबिशंस आर रिस्ट्रिक्टेड। वहाँ पर पब्लिक का जाना, जनता का जाना वो रिस्ट्रिक्टेड है, वहाँ नहीं जा सकते हैं। एंड इट इज़ कवर अप्रॉक्सीमेटली 1000 स्क्वायर माइल्स, और ये करीब 1000 स्क्वायर माइल्स को कवर कर सकता है। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट है, ये कवर कर सकता है इतने एरिया को। बहुत लंबा सेशन हो रहा है दोस्तों। अब देखो लास्ट टॉपिक आपका एक तरीके से एक्स धर्मा गार्डियन 2022। एक्स धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज 2022 का ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड जापान। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज तो भारत और जापान के बीच में, इसको लगा एक्स धर्मा गार्जियन 2022। गॉट इट। आज का सेशन काफ़ी लंबा हुआ, मज़ेदार भी था दोस्तों। तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिएगा, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे तो मज़ा आएगा ना। तो आप कर नहीं रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा चलाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, जिससे आप सारी चीज़ों को कवर कर सको दोस्तों। और हमारा सेशन देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और बाकी का सारे रीजन्स हैं, आपको क्वेरी कुछ भी पूछना है आप मैसेज करके कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं और पूछ सकते हैं। एक बहुत ही प्यारा छोटा सा निवेदन है यार, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब कर दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, इतना तो कर सकते हो। हम लोग प्यार से भारतीय हैं सब कुछ लोग, तो कुछ अच्छा हो जाएगा हमारे लिए भी। सो नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, बाकी आपकी मर्जी।